हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, दैट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए, हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मोनोपोली पढ़ा, हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा। आई होप आपको वो टॉपिक समझ आए। अब हम थर्ड मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, दैट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मोनोपोली का आइडिया है, जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन का आइडिया है, हम उसी को यूज करके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। बिकॉज जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक मिक्स है मोनोपोली का और परफेक्ट कंपटीशन का। दैट्स व्हाई इसका नाम भी क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो पहली चीज, अगर आपको पता है अभी तक परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, किस तरीके से हम परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम बनाते हैं, मोनोपोली क्या है, किस तरीके से हम मोनोपोली की डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से हम मोनोपोली के अंदर एवरेज रेवेन्यू कर्व को देखते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को देखते हैं, उसी तरीके से उसी आइडिया के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वो टॉपिक्स क्लियर हैं तो उसी के बेसिस पे आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं है। मोनोपोली अगर आपको आता है, परफेक्ट कंपटीशन आता है, तो बहुत आसानी से आप इस टॉपिक को आज समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर वन, हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नंबर टू, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, पता होना चाहिए। नंबर थ्री, हम इसके अंदर पढ़ते हैं फीचर्स, फीचर्स क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। फिर हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम, और लास्टली हम पढ़ेंगे एक्सेस कैपेसिटी। तो दो क्लासेस के अंदर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपके साथ कंप्लीट कराऊंगी। नंबर वन जो आज की क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे, हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। और कल की क्लास जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सेस कैपेसिटी। तो मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया कि किस तरीके से हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को जो है वो डिवाइड करेंगे। और जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, मोस्टली आप में से बैचलर स्टूडेंट्स होंगे या मास्टर्स कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो इट्स बेटर हम लोग वहां पे क्या करें, हम लोग स्पेशली मास्टर वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आपके पास हर टॉपिक के पर्टेनिंग क्या एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पुराने जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। उससे होता क्या है, एक हमें आइडिया मिलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमें करने हैं, क्योंकि काफी टाइम हम टॉपिक तो कर लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन आंसर्स, तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें समझ नहीं आता कि हमारी प्रिपरेशन तो ट्रैक में थी, लेकिन अब हम चीजों को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। तो नंबर वन, आप पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे। पीवाई क्यू आप लोग जब भी सॉल्व करेंगे, कोई भी बुक उठा लीजिए, अरिहंत की उठा लीजिए मार्केट से, ठीक है, या किसी और पब्लिशर की बुक है आप लोगों के पास, आप वो बुक उठा लीजिए। तो अब आप लोगों ने टॉपिक के बाद एमसीक्यूज करने हैं। उस वहां पे आपको कुछ एमसीक्यूज ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों ने क्लास के अंदर नहीं पढ़े होंगे, बुक्स में नहीं पढ़े होंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को क्या करना होता है उन एमसीक्यूज में। पहली चीज, जब वो पेपर में आए एमसीक्यू, जिस भी साल के पेपर में वो एमसीक्यू पूछा गया, तो उस समय हर हर कैंडिडेट के लिए सिमिलर सिचुएशन होती है, सेम सिचुएशन है। अगर आपको नहीं आता तो साथ वाले को भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अब इस साल तो आपको पता है ना, ये एमसीक्यू पुराने साल में पूछा गया, तो उसके ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना है, क्वेश्चन को भी और ऑप्शन को भी। तो यहाँ पे जब भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें आप लोगों को एड ऑन करना है, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जैसे अगर मैं अपने नोट्स के बारे में बात करूं, आई होप आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ पेजेस ऐड ऑन किए हैं, ठीक है। अ, यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी पहले के बने हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जब मुझे कुछ पेजेस ऐड ऑन करने की जरूरत है, या अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो उन्हीं नोट्स पे जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं या जो पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, तो इसी के साथ आप लोग क्या करेंगे, वो कुछ पॉइंटर्स आप ऐड कर सकते हैं, अ, कुछ एक्स्ट्रा पेजेस ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पॉइंट्स आपको एमसीक्यूज में मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ आया कि एमसीक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोगों को क्लासेस में एमसीक्यूज भी कवर करने हैं। तो एमसीक्यू जब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से क्या एमसीक्यूज पूछे गए हैं।
अदर देन दैट आपको ये पीडीएफ जो है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगी, तो प्लीज वहां से भी इसको डाउनलोड कर लेना। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2018 तक काफी क्वेश्चंस हमसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से पूछे गए। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ आई। आप टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों का टॉपिक क्या है, हम लोगों का टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैंने आपको बोला था जब हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या बात की, हमने बात की परफेक्ट कंपटीशन, हमने बात की मोनोपोली, हमने बात की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो आज करेंगे। देन हम एक और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, दैट इज नोन एज द ओलिगोपोली। जब मैंने परफेक्ट कंपटीशन बोला, तो परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जो बाकी तीन मार्केट स्ट्रक्चर है, दैट इज द मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, उसके लिए मैंने एक टर्म यूज की थी। अगर आप लोगों को पुरानी क्लासेस याद होंगी तो हम लोगों ने एक टर्म यूज की थी, दैट इज नोन एज द इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन वो समझेंगे, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आएंगे। जब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में आप सबको पता है कि यहाँ पे जो भी हमारा सेलर है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है ओवर द प्राइस। इसका मतलब हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में क्या कहा, जो मार्केट प्राइस डिसाइड करेगी, जो प्रिवेल करेगा मार्केट के अंदर प्राइस, वो ही फाइनल प्राइस होगा। तो वहां पे हमारा सेलर क्या था, मैंने क्या वर्ड यूज किया था वहां पे, मैंने बोला कि हमारा जो सेलर था इन केस ऑफ प्राइस परफेक्ट कंपटीशन, वो क्या था, ही इज अ प्राइस टेकर। जो भी मार्केट के अंदर प्राइस डिसाइड होगा उसी के अंदर अब उसको सेल करना है। लेकिन जब हम मोनोपोली के बारे में बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला, अंडर मोनोपोली हमने बोला था कि हमारा जो सेलर है वो क्या करता है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोल सेलर था। तो मोनोपोली में जो हमारा सेलर है वो ही डिसाइड कर रहा है। लाइक वाइज जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो सेलर है, ऑल्दो, ध्यान से सुनना इस लाइन को, ऑल्दो हमारा जो सेलर है उसके पास इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो मोनोपोलिस्ट की तरह प्राइस डिसाइड करे, वो होल प्राइस मेकर नहीं है, बट स्टिल उसके पास क्या है, उसके पास कुछ कंट्रोल है ओवर द प्राइस। ठीक है, उसके पास क्या है, कुछ कंट्रोल है ओवर प्राइस। दैट्स वाई हम इसको भी क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी जो इंडिविजुअल फर्म है वो क्या करती है, वो एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द प्राइस। दैट्स वाई हम लोग मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली को भी क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के केस में हम लोगों ने देखा था हमारी जो इंडिविजुअल फर्म है उसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं था ओवर द प्राइस। दैट्स वाई उस समय हमने बोला परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। द रीजन बीइंग, जो आपकी इंडिविजुअल फर्म है वो क्या करती है, वो एक्सरसाइज करती है सम कंट्रोल ओवर द प्राइस। एम आई क्लियर टू यू? तो हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोली समझ पाए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये पॉइंट समझ पाए कि हमारा जो फर्म है उसके पास क्या है, कुछ कंट्रोल है ओवर द प्राइस। अब जब हम, पहली चीज तो ये हुई, दूसरी चीज जब हम इसका नाम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोगों को क्या दिख रहा है, हमें मोनोपोली से मोनोपोलिस्टिक दिख रहा है और परफेक्ट कंपटीशन से कंपटीशन दिख रहा है। इसका मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, सम एलिमेंट्स हम कहाँ से लेंगे, कुछ एलिमेंट्स हम लेने वाले हैं फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन और कुछ एलिमेंट्स हम लोग लेंगे फ्रॉम मोनोपोली। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हम लेंगे फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन प्लस सम एलिमेंट्स हम लोग कहाँ से लेंगे, फ्रॉम मोनोपोली। तो जब आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि यहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में भी बात कर रहे हैं और हम मोनोपोली के बारे में भी बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जब मैंने बोला मोनोपोली, इसमें कुछ एलिमेंट मोनोपोली से है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पे
कुछ कंट्रोल है ओवर द प्राइस, सम कंट्रोल ओवर द प्राइस। सम कंट्रोल ओवर द प्राइस कहाँ से आया? मोनोपोली से। सम कंट्रोल ओवर द प्राइस ये हमें कहाँ से मिला? मोनोपोली से मिला। लेकिन अगर आप परफेक्ट कंपटीशन को याद रखेंगे तो वहां पे तो ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। वहां पे क्या आपकी इंडिविजुअल फर्म कंट्रोल करती है ओवर द प्राइस? नहीं करती। लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोली करती है। और यहाँ ये जो एलिमेंट है सम कंट्रोल ओवर द प्राइस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे हम कहाँ से लेकर आते हैं? मोनोपोली से लेकर आते हैं। अब दूसरी चीज, जब हम मोनोपोली पे बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल सेलर, एक ही तो सेलर है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं। यहाँ पे क्या है? मेनी सेलर्स। अब जब मैंने बोला कि मेनी सेलर्स, मैं कहाँ से बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, आपको याद होगा परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर बोलता है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, हम कहाँ पे जाके बात कर रहे हैं? हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पे जाकर बात कर रहे हैं। तो मेनी सेलर्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। तो जब मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात की तो मैंने क्या बोला? ठीक है, डेफिनेशन पढ़िए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मेनी सेलर्स, कहाँ से आया मेनी सेलर? फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन, ऑफर प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, जब हम मार्केट के अंदर बात करते हैं, अगर मैं अपने आसपास बात करूं तो मेरे पास, आप लोगों को दिख रहा होगा, 3 पेन मेरे पास हाथ में है। इन तीनों पेन का काम क्या है? लिखना। ठीक है, तीनों ब्लू पेन है, तीनों का काम है लिखना। अब अगर देखा जाए तो ये सिमिलर प्रोडक्ट है। अगर मेरे को पेन ए नहीं मिले, पेन ए की टिप टूट गई, तो मैं पेन बी को इजिली यूज कर सकती हूँ। पेन बी की टिप टूट गई तो पेन सी को भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा कर सकती हूँ ना? तो तीनों पेन क्या है? दीज आर सिमिलर पेन्स, लेकिन एक जैसा नहीं है। अगर आप देखें पेन ए के बारे में अगर मैं बात करूं, तो काफी लोग अगर मार्केट में जाएंगे उनकी स्पेसिफिक वो डिमांड करेंगे फॉर दिस पेन ए। क्यों? क्योंकि उनकी लाइकिंग है, हो सकता है उनको इसकी बॉडी पसंद आ रही है, हो सकता है उसको इस बॉडी का कलर पसंद आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे ये जो पेन है इसका फ्लो ज्यादा अच्छा हो एज कंपेयर टू बी एंड सी पेन। कहने का मतलब है तीनों पेन सेम है लेकिन देर आर डिफरेंसेस अमंग 3 पेन्स। तो हम जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करते हैं तो मार्केट में हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं जो सिमिलर तो है लेकिन एक जैसे भी नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हूबहू सेम भी नहीं है। जैसे मैंने पेन की एग्जांपल दी आपको, आपकी सराउंडिंग में नंबर ऑफ शैम्पूज मिल सकते हैं, नंबर ऑफ सोप्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे आप लोगों को सिमिलर प्रोडक्ट मिलेंगे बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एंड ईच फर्म हैज सम कंट्रोल ओवर द प्राइस। जब हमने कंट्रोल के बारे में बात की, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखिए किसी भी तरीके से हो सकती है, पैकेजिंग में हो सकती है, कलर में हो सकती है, साइज ऑफ द प्रोडक्ट में हो सकती है, कोई एडिशनल उसमें एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसी पेन के बारे में बात करें तो किसी पेन में ग्रिप हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती है। द कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट एडवर्ड चैम्बरलिन। क्लियर? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है आप लोगों को समझ आया? यहाँ पे हम अमलगमेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली पे बात कर रहे हैं। मोनोपोली से कौन सा एलिमेंट लिया, परफेक्ट कंपटीशन से कौन सा एलिमेंट लिया। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पार्टिसिपेट करिए, मुझे बताइए मोनोपोली से कौन सा एलिमेंट आया और परफेक्ट कंपटीशन से कौन सा एलिमेंट आया। क्लियर? अब जब हमने फीचर्स के बारे में बात की, नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स एग्जिस्ट करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो जब मैंने बोला कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? देयर आर मेनी फर्म्स इन द मार्केट एंड ईच फर्म हैज अ स्मॉल शेयर ऑफ द टोटल मार्केट। नो सिंगल सेलर कैन डोमिनेट और कंट्रोल द एंटायर मार्केट। क्योंकि अगर सिंगल सेलर ही कंट्रोल करेगा तो मोनोपोली की तरफ हम चले जाएंगे। बायर्स ऑल्सो हैव मेनी चॉइसेस। ठीक है, अगर आप अपने
सराउंडिंग में भी एनालाइज करेंगे, तो अगर आप शैम्पू भी परचेज करने चाहते हैं, घर में 4 मेंबर्स रह रहे हैं, तो चारों की चॉइसेस अलग हो सकती है। ठीक है, फर्क नहीं है प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा, लेकिन चारों के कोई हो सकता है, कोई डव प्रेफर कर रहा है, कोई लॉरियल का शैम्पू प्रेफर कर रहा है, कोई क्लिनिक प्लस प्रेफर कर रहा है, कोई कोई और शैम्पू प्रेफर कर रहा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। क्या आपको लॉरियल और डव की पैकेजिंग सेम मिलती है? देयर आर डिफरेंसेस, उनकी फ्रेग्रेंस में डिफरेंस है, मल्टीपल डिफरेंसेस है। काम उसका यही है कि वो शैम्पू ही है, हम शैम्पू की तरह ही उसको यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे फर्क है, एकदम सेम नहीं है। अगर डव और मैं लॉरियल की बोतल को साथ में रख दूं, तो आप इजिली बोल पाएंगे कि मुझे डव चाहिए, मुझे लॉरियल चाहिए, और ऐसा होता है। They may differ in quality, design, brand name, packaging, or customer service. This differentiation gives firms some control over pricing. Number three, freedom of entry and exit. New firms can enter the market easily when profits exist. ठीक है, इनफैक्ट जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर कि हमारी जो फर्म है, ठीक है, हमारी जो फर्म है वो शॉर्ट रन के अंदर क्या करेगी? वो शॉर्ट रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन के अंदर वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। इट कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या वो क्या कर सकती है? लॉसेस भी इनकर कर सकती है। लेकिन जब हम लॉन्ग रन पे बात करेंगे, लॉन्ग रन में वो क्या करेगी? वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट के अंदर उसने बात भी यही की है। न्यू फर्म कैन एंटर द मार्केट इजिली व्हेन प्रॉफिट्स एग्जिस्ट। प्रॉफिट एग्जिस्ट का मतलब व्हेन देयर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो मार्केट में जो न्यू फर्म्स होंगी उनको लगेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर सेगमेंट में हमें काम करना चाहिए, यहाँ पे देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज कि हम लोग क्या कर सके, हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, हम बेटर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो जब भी आपकी फर्म्स को लगेगा, मार्केट के अंदर न्यू फर्म्स को लगेगा कि देयर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो क्या करेंगी? वो मार्केट के अंदर एंटर करेगी, और मार्केट के अंदर जब एंटर करेंगी तो क्या होगा? यहाँ पे जो आपकी फर्म्स हैं उनके बीच में कंपटीशन एग्जिस्ट करेगा, और जो आपकी लॉस बेयरिंग फर्म्स होंगी वो क्या करेंगी? वो मार्केट से एग्जिट करेंगी, और लॉन्ग रन में हम लोग देखेंगे हम फाइनली नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। नंबर फोर इज द सेलिंग कॉस्ट। और जब हम एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करते हैं, याद रखना यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है कि एडवर्टीजमेंट, या जिसको आप सेलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स है वो बहुत ज्यादा स्पेंड करती है एडवर्टीजमेंट के अंदर, सेल्स प्रमोशन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, टू क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप देखेंगे आप ठीक है, नॉर्मली हम लोगों की जो जनरेशन है वो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप देखेंगे यूट्यूब में आप लोगों को बहुत सारी एड्स देखने को मिलेगी, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स की एड देखने को मिलेगी। इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर क्यों किया जा रहा है न्यू एड्स के ऊपर? बिकॉज जो न्यू प्रोडक्ट है उसको भी क्या करना है? उसको भी मार्केट के अंदर अपनी ब्रांड लॉयल्टी को एस्टैब्लिश करना है, उसको भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, और पुरानी को भी कॉम्पीट करना है। तो दोनों क्या करती है? दोनों मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्पेंड करती है। और जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, तो सेलिंग कॉस्ट, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देन हमारा है सम कंट्रोल ओवर द प्राइस। मैंने आपको बता दिया कि आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यहाँ पे आपकी जो फर्म है वहां पे क्या है? उसका कुछ कंट्रोल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल है ओवर द प्राइस। अब इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगी स्पेशली जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे ना, क्योंकि इसकी डायग्राम कहीं ना कहीं हमारी सिमिलर है टू मोनोपोली। हम इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वापस आएंगे हम इस पॉइंट पे। ठीक है, डायग्राम से समझेंगे थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। नंबर सिक्स, नॉन प्राइस कंपटीशन। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे आपको प्राइस में। वो अलग बात है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो कौन सी रेंज में है, प्रीमियम रेंज में है, तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्पीट करेगा, उसका कोई भी लेना देना नहीं है मिड रेंज के साथ या लोअर रेंज के साथ। लेकिन
अगर हम नॉर्मल शैम्पूज के बारे में बात करें, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे लॉरियल का शैम्पू और डव के शैम्पू में बहुत ज्यादा आपको प्राइस पॉइंट में फर्क नहीं देखने को मिलेगा। डिफरेंसेस होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। तो ऐसा नहीं है कि लॉरियल कहे कि मुझे मार्केट को कैप्चर करना है तो वो एकदम से प्राइस कम करेगा। तो यहाँ पे जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपटीशन है, बट कैसा है? नॉन प्राइस कंपटीशन। हम लोगों को डिफरेंसेस ज्यादा किस में दिखते हैं? क्वालिटी इंप्रूवमेंट में, बेटर पैकेजिंग में, ब्रांडिंग में, आफ्टर सेल सर्विस। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पेशली जब हम किसके बारे में बात करते हैं, हम मशीन्स के बारे में बात करते हैं, हम इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मुझे एक वॉशिंग मशीन परचेज करनी है। अब मैं कौन सी वॉशिंग मशीन परचेज करूंगी? जिसकी जिसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो मुझे कंपनी बेटर सर्विस प्रोवाइड करे, मैं वही मशीन परचेज करना बेटर मानूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे रजोरी के अंदर वॉशिंग मशीन परचेज करनी है तो इट्स बेटर फॉर मी कि मैं एलजी या सैमसंग की मशीन परचेज करूं रादर देन बॉश की। ठीक है, प्रोडक्ट तो तीनों अच्छे हैं। एलजी, सैमसंग, बॉश, तीनों प्रोडक्ट अच्छे हैं। इनफैक्ट बॉश की रेटिंग मशीन्स के अंदर ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर मुझे परचेज करना है स्पेसिफिकली तो मैं चाहूंगी कि मैं एलजी या सैमसंग जिसकी सर्विस मेरे एरिया के अंदर रजौरी के अंदर बेटर है, मैं उसी को लेकर जाऊं। तो यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस के बारे में भी हम बात करते हैं, डिस्काउंट्स के बारे में बात करते हैं, प्रमोशनल ऑफर्स के बारे में बात करते हैं। Number seven, short run supernormal profit and long run normal profit. In the short run, firms may earn supernormal profit due to product uniqueness. In the long run, free entry of new firms increases competition and reduces profit to normal level. Clear? I hope आपको यहाँ पे समझ आया। और ये मैंने आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर किया है। ये जो टेबल है, इट इज इम्पोर्टेंट। जब आप चारों मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे तो वहां पे आप लोगों को काम आएगा। परफेक्ट कंपटीशन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो उसके मैंने फीचर्स आप लोगों को आप लोगों के आगे साथ डिस्कस किए। तो उसी के बेसिस पे मैंने आप लोगों के साथ ये टेबल शेयर किया है। तो आप लोग भी प्लीज इस टेबल को अपने पास रख लेना। ये टेबल मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए किया है सो दैट आपको पता चले कि हमारे रिवीजन नोट्स कैसे होते हैं। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो एंटायर पीडीएफ नहीं पढ़ी जाती लास्ट टाइम पे। लास्ट टाइम पे जब हम रिवाइज करते हैं तो इट्स बेटर कि रिवीजन नोट्स हमारे पास तैयार हो। तो इट इज वन ऑफ द वे कि हमारे पास रिवीजन नोट्स किस तरीके से होने चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर से। एम आई क्लियर? तो अभी तक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है अभी आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हम इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आप अब मैं आपके साथ डायग्राम बनाऊंगी ये काफी हद तक सिमिलर है विद दैट ऑफ मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली के अंदर जब हम बात कर रहे थे, पहले डायग्राम समझ लेना, उसके बाद आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक के साथ इसको मैच करें। तो हम वहां पे मोनोपोली में क्या करते थे, एक एआर बनाते थे और एक एमआर बनाते थे। यही करते थे, एआर और एमआर बनाते थे। यहाँ पे भी इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम एक एवरेज रेवेन्यू कर्व बनाएंगे, एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाएंगे। जब मैंने बोला कि मेरी इंडिविजुअल फर्म का कंट्रोल है ओवर द प्राइस, हैज सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, का मतलब मेरी जो एवरेज रेवेन्यू कर्व बनेगी और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनेगी वो कैसी बनेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। कैसी बनेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। अगर आपको याद हो जब हम परफेक्ट कंपटीशन पे बात करते थे तो वहां पे हम क्या बोलते थे? वहां पे तो हम इस तरीके से बनाते थे, हॉरिजॉन्टल बनाते थे रादर देन डाउनवर्ड स्लोपिंग। वहां पे क्यों बनाते थे? बिकॉज वहां पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता था इंडिविजुअल फर्म का ओवर द प्राइस, यही रीजन था। इंडिविजुअल फर्म का कोई भी कंट्रोल नहीं होता था ओवर द प्राइस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। दैट्स वाई जब मैं अपनी डायग्राम बनाऊंगी तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती थी, लाइक दिस। लेकिन जब मैंने बोला कि मेरी फर्म का कुछ कंट्रोल है, मेरी इंडिविजुअल फर्म का कुछ कंट्रोल है ओवर द प्राइस, तो मेरी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसी बनेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्योंकि कंट्रोल का मतलब, अगर मैं
मेरा प्राइस चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट चेंज होगा। बट यहाँ पे तो एज सच ऐसा कुछ नहीं है। तो इन केस ऑफ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा क्या होगा, हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसी बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। अब यहाँ पे कुछ तो फर्क होना चाहिए कि क्यों एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में मैं किस तरीके से ड्रॉ करूंगी। ठीक है। अब देखिए मोनोपोली में हमारा क्या था, मोनोपोली पे वी हैव अ सिंगल सेलर है, वही इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब वहां पे लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मेरे पास क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ सेलर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी, लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मेरी एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होगी एज कंपेयर टू मोनोपोली, इट इज फ्लैटर। क्या होगी, इट इज फ्लैटर एज कंपेयर टू मोनोपोली। लेकिन जब मैं मोनोपोली के बारे में बात करूंगी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होगी, रिलेटिवली स्टीपर देन दैट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, लो इलास्टिसिटी है आपके पास। मोनोपोली के केस में कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ नो सब्स्टिट्यूट या लो लेसर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होती है, स्टीपर होती है इन केस ऑफ मोनोपोली। लेकिन हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है। अगर मैं शैम्पू के बारे में ही बात करूं तो मार्केट में अगर आपको लॉरियल नहीं मिलेगा आप डव में स्विच करेंगे, डव नहीं मिलेगा क्लिनिक प्लस है, क्लिनिक प्लस नहीं मिलेगा आप किसी और सनसिल्क में भी स्विच कर जाएं। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ रेंज है। तो यहाँ पे क्या है, जब आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है, जिस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की वजह से आपकी जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होगी वो क्या होगी, फ्लैटर होगी इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एम आई क्लियर। तो जब मैं डायग्राम बनाऊंगी आपको काफी टाइम पे लगेगा कि डायग्राम हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर है इन केस ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लेकिन फर्क क्या है, जब आप मोनोपोली के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होगी, इट इज स्टीपर बिकॉज लेस सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, और हम कह सकते हैं कि नो सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल इन केस ऑफ मोनोपोली। बट हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, दैट्स व्हाई हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इट इज फ्लैटर। एम आई क्लियर। तो आई होप आपको चीजें समझ आई। अब हम इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखिए जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले आपके साथ शॉर्ट रन की डायग्राम बनाऊंगी, देन हम लॉन्ग रन की तरफ आएंगे। तो डायग्राम हम वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी तक हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की बनाई। पहले डायग्राम समझ लेना फिर ड्रॉ करना। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस आ गया, एक्स एक्सिस पे वी हैव आउटपुट। जब भी डायग्राम बनाए इसको एक रिचुअल बना लें कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल करेंगे। तो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इट इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाया था बिटवीन एम आर एंड ए आर, और एम आर और ए आर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सेम रहता है। क्या रिलेशनशिप है, मैं साइड पे लिख लेती हूँ, पी 1 - 1/E। इस रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो मोनोपोली में भी ये रिलेशनशिप है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे भी यही रिलेशनशिप है। अब देखिए जब हम शॉर्ट रन पे बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन पे मैंने क्या बोला, हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कर सकते हैं, हम नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कर सकते हैं, हम लॉसेस भी बेयर कर सकते हैं। जब हमारी एवरेज कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू लाइक दिस, तो क्या आता है, हमारा लॉस आता है। लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एमआर और एमसी का, एमआर और एमसी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास एमसी कर्व भी होनी चाहिए लाइक दिस। ठीक है, तो एमआर और एमसी इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या मिलेगा, प्राइस पॉइंट। तो दिस इज द प्राइस पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या हो गया, ये। अब मुझे पता है ए सी इज ग्रेटर देन ए आर,
एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, तो इस समय क्या होगा, इस समय लॉसेस होंगे। तो लॉसेस को दिखाने के लिए मैं क्या कंपेयर करूंगी, एसी और एआर। ये पॉइंट मेरा एसी पे आ रहा है, ये पॉइंट मेरा एसी पे आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, आई नीड व्हाट, आई नीड अ पॉइंट ऑन द एआर। तो ये पॉइंट है। तो ये जो आप लोगों को रेक्टेंगल मिला, ये क्या है, इट इट शोज लॉसेस इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर। दूसरा केस हम करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में हम लोग क्या बात करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में हम बात करते हैं कि हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन माय एवरेज कॉस्ट, यही बात करते हैं। तो हमारी फिर से क्या होगा, ए आर, फिर से हमारा एम आर होगा। जब मैंने बोला एवरेज कॉस्ट कम है एवरेज रेवेन्यू से, मेरा एवरेज कॉस्ट कहाँ बनेगा, ए आर के नीचे, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अब मुझे क्या चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम, मुझे क्या चाहिए, एम आर और एमसी का जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, लाइक दिस। तो एम आर और एमसी के करस्पॉन्डिंग ए आर के ऊपर मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे प्राइस पॉइंट मिलेगा। और इस प्राइस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दिस इज माय आउटपुट। लेकिन मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैं ए आर को देखूंगी और ए सी को देखूंगी। ए आर तो मेरा इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दिख रहा है। अब यहां से इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ए सी रेड वाली कर्व, तो ये वाला, तो ये मेरे क्या है, इट इज माई प्रॉफिट। ये मेरा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ मैंने आप लोगों के साथ लॉसेस भी ड्रॉ कर लिया, मैंने आपके साथ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब मेरा तीसरा केस कौन सा आएगा, ब्रेक इवन, या जिसको मैं क्या बोलूंगी, नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रेक इवन और नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए ब्रेक इवन या नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये जो थर्ड केस है ये आपका शॉर्ट रन में भी बनता है, एंड इट इज द ओनली केस जो हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, वाइल डिस्कसिंग द लॉन्ग रन। तो जब मैंने बोला ब्रेक इवन, इसका मतलब ए आर इज इक्वल टू ए सी, यही मतलब होगा, ठीक है, यही मतलब होगा। तो ए आर इज इक्वल टू ए सी का मतलब यहाँ पे मेरा ए आर है, यहाँ पे मेरा ए सी है, ए आर इज इक्वल टू ए सी, लाइक दिस, ये, ठीक है, ऐसा ही होगा। यहाँ पे, यहाँ पे मेरा एमसी होगा, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे प्राइस पॉइंट मिलेगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ए आर इज इक्वल टू ए सी है इस पॉइंट पे। तो ये मेरा क्या है, दिस इज द केस फॉर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। तो आप लोगों को समझ आया कि जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। क्लियर। आई होप आपको चीजें समझ आई। तो 2 मिनट की क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। देखिए नंबर वन, जब हम लोगों ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे बात की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे मोनोपोली से, कुछ एलिमेंट्स आएंगे परफेक्ट कंपटीशन से, नंबर वन। नंबर टू, जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया चैम्बरलिन ने। और इनका नाम याद रखना, इनके नाम से एमसीक्यू भी पूछा गया है। नंबर थ्री, जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट पे बात कर रहे हैं। हमारा फोकस किस में है, एडवर्टीजमेंट पे है। हमारा फोकस किस पे है, सेलिंग कॉस्ट पे है। अगर उन्होंने सेलिंग कॉस्ट या एडवर्टीजमेंट की टर्मिनोलॉजी को इंटरचेंज कर दिया तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, एडवर्टीजमेंट से ही उनका मतलब है यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट। नंबर फोर, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। नॉन प्राइस कंपटीशन, हमारा जो कंपटीशन है वो प्राइस के ऊपर नहीं है। क्लियर। यहां तक समझ आया आपको। ठीक है, इसके बाद जब हम डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन का केस भी देखा हमने। शॉर्ट रन पे जब हम लोगों ने बात की, अंडर शॉर्ट रन हम लोगों ने किसके बारे में बात की, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस। लेकिन जब हम लॉन्ग रन में बात करते हैं तो लॉन्ग रन में हमारी क्या है, हमारे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है। बिकॉज अगर हम शॉर्ट रन पे बात करें, जब आप लोगों ने बात की सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की, तो न्यू फर्म क्या करेंगी, न्यू फर्म अट्रैक्ट हो रही है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की तरफ। लेकिन जैसे ही न्यू फर्म एंटर करेंगी मार्केट के अंदर, तो
यहाँ पे क्या होगा, डिमांड का तो एक लेवल है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे डिमांड कब आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, एज अ रिजल्ट क्या होगा, हर एक का शेयर कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन्स कम होंगे, और जो न्यू फर्म्स थी वो तो एंटर कर गई, लेकिन अब वही फर्म्स जो है एग्जिस्ट करेंगी मार्केट के अंदर, जो क्या कर रही हैं, जो प्रॉफिट बना रही हैं, जो नॉर्मल प्रॉफिट्स बना रही हैं। उसके अलावा जो बाकी फर्म्स हैं जो लॉसेस इनकर करना स्टार्ट करेंगी, दे स्टार्ट एग्जिटिंग द मार्केट। दैट्स वाई हम लोग किसके बारे, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि अब यहाँ पे जो फर्म्स है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स बना रही हैं। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ आई। तो कल हम एक्सेस कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक्सेस कैपेसिटी डिस्कस करते हुए।